चलिए, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस आज के सेशन में, लाइव सेशन में। स्पेशल सेशन है ये, एक तरीके से रिवीजन सेशन, और यूपीएससी जेटीओ एग्जाम के लिए इंटरव्यू से संबंधित कुछ प्रश्न आज किए जाएंगे। रोहित जी एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। पहले जिनको भी जवाब देना है आप लोग हाथ खड़े करेंगे, मतलब डिजिटल हैंड रेज करेंगे, आपकी स्क्रीन पे होगा, और जो लोग डिजिटल हैंड रेज करेंगे वे लोग जवाब देंगे। प्रयास करें जो जवाब दें वो अपना वीडियो ऑन करें। ठीक है रोहित जी। अ, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जो गत वर्षों में कई सारे इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, और वो प्रश्न काफ़ी एक बड़ा दायरा कवर करते हैं। वो कहीं न कहीं हमारे मतलब विषय से ही संबंधित हैं, जो कि आपसे स्थिति के अनुसार या किसी अन्य संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं। जो मुझसे पूछे गए मैं उन्हें भी शामिल कर लूँगा। तो मेरा प्रश्न पहला ये है कि आप लोगों में से कोई 12 खड़ी के बारे में अगर जानता हो, तो बताएँ कि 12 खड़ी क्या होती है? जिसे पता हो वो हैंड रेज़ करे। चलिए निभा जी। सर क का की उसको 12 खड़ी बोलते हैं। अगर आप इसे एक परिभाषा के रूप में परिभाषित करना चाहें तो कैसे अमन जी। करेंगे? मतलब ये तो आपने जी, बताइए। सर किसी किसी भी व्यंजन वर्ण को स्वर सारे स्वर वर्ण के साथ जोड़ करके जब एक नया व्यंजन वर्ण बनाया जाता है, जैसे क है तो क में यदि हम स्वर वर्ण आ जोड़ते हैं तो का, फिर छोटी ई जोड़ते हैं तो की, फिर बड़ी ऊ जोड़ते हैं तो की। इसी तरीके से सारे स्वर वर्ण को जोड़ने के बाद जो भी वर्ण बनते हैं वही 12 खड़ी कहलाते हैं। प्रतीक्षा जी। सर वर्णमाला में मात्राओं को सिखाने के लिए 12 खड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी भाई ने बताया, जैसे व्यंजनों पर स्वर की मात्रा लगाने का एक मतलब तरीका बताया जाता है 12 खड़ी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित जी। अगला प्रश्न मेरा ये है कि प्रयोजन मूलक हिंदी और कार्यकारी हिंदी, इनमें क्या अंतर है? क्या ये एक ही है या अलग-अलग है? अगर एक है तो कैसे एक है, और अगर इनमें अंतर है तो कैसे अंतर है? जी। प्रयोजन मूलक, हाँ अमित जी। प्रयोज प्रयोजन मूलक हिंदी का अगर हम अनुवाद करें तो फंक्शनल हिंदी होता है। जैसा कि देखने में आता है कि बहुत सारी सामान्य जनजीवन की चीजों को, जैसे कि निविदा हो गई या फिर विज्ञापन हो गए, इस तरह की चीजों को सिखाने के लिए आमतौर पर प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और आपने दूसरा शब्द जो टर्म यूज किया, कार्यकारी हिंदी, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आप हाँ, बोलते जाइए, तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, आप बोलते जाइए, जो जवाब आपको समझ में आ रहा है आप बोलते जाइए। जी, तो कार्यकारी हिंदी में मेरे तात्पर्य से जो राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा है उसको कार्यकारी हिंदी के रूप में पहचान मिली है। जो प्रशासनिक शब्द है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी हो गई ये। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए रोहित जी। अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आप लोगों ने प्रहर के बारे में सुना होगा। प्रहर एक तरह से एक इकाई है। दिन में कई प्रहरें होती हैं और उन प्रहरों में कुछ घटियाँ होती हैं। तो एक दिन में कुल कितने प्रहर होती हैं और एक प्रहर में कुल कितनी घटियाँ होती हैं? दिन की 4 प्रहर और रात की प्रहर, मतलब यदि इनके बारे में कुछ जानते हो तो बताएँ। ये प्रश्न आपसे इंटरव्यू में इस संदर्भ में पूछा जा सकता है कि हो सकता है जब आप एंट्री करें, तो वो ये पूछ लें कि ये बताइए कि आप अभी मतलब साक्षात्कार के लिए आए हैं तो ये किस प्रहर में आए हैं? आपसे प्रहर का नाम पूछ सकते हैं। तो जब आप अभिवादन करेंगे, कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि त्रुटि हो जाती है आपसे। आपने एंट्री की आपने अंदर तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोल दिया।
तब तो खैर वो चीज़ बैक कर जाएगी क्योंकि अंग्रेजी इस्तेमाल कर दी आपने। लेकिन यदि हिंदी में अभिवादन करेंगे तो कभी-कभार वो पूछ लेते हैं कि आप साक्षात करने देने आए हैं तो किस प्रहर में देने आए हैं? एक दिन में कितनी प्रहर होती हैं? और एक प्रहर में कितनी घटिया होती हैं? तो यदि आप लोगों को पता हो जिस भी स्तर तक तो बताएँ। दिन में कितने पहर होते हैं और कितनी घड़ियां होती हैं? मंजूषा जी बताइए। जी सर, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं और 4 दिन के होते हैं और 4 रात के होते हैं और एक प्रहर में लगभग 3 घंटे होते हैं। वंदना जी बताइए। जी सर, इसका यही है कि दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात के 4 प्रहर और एक प्रहर में वही 3 घंटे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न रोहित जी। सर अगला प्रहर का प्रश्न मेरा नाम ये है। भी है। जी, हाँ, पूरा कर लीजिए, उत्तर पूरा कर लीजिए। जी, 4 प्रहर जो दिन के होते हैं उनका नाम है पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल और जो रात के 4 प्रहर होते हैं उनका नाम है प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्योंकि राजभाषा के संदर्भ में हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी हैं क्रमबद्ध तरीके से, प्रावधान और फिर प्रावधान ही कैसे आधार रहे, राजभाषा अधिनियम और फिर नियम और फिर राजभाषा संकल्प और राजभाषा की नीति। तो आपने जो टर्म्स पढ़े हैं या ये जो पद पढ़े हैं जैसे अधिनियम, नियम, विनियम, इन तीनों में क्या सूक्ष्म अंतर है कोई या तीनों एक ही हैं? और यदि अंतर है तो किस प्रकार है? भेद करके बताइए। हाँ, प्रश्न है कि अधिनियम, नियम और विनियम में क्या अंतर है? वंदना जी को बाद में मौका मिलेगा यदि कोई और बताना चाहे। जो लोग एक बार बोल चुके हैं उनके अतिरिक्त कोई बताना चाहे। मैंने कई बार लाइव सेशन में आप लोगों को बताया। अश्विनी जी बताइए। संसद में विधेयक प्रस्तुत होते हैं। जो विधेयक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम बन जाते हैं जिसको एक्ट कहते हैं और उस एक्ट को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं जिसको रूल्स कहते हैं और उस रूल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके उसके लिए विनियमन या विनियम जिसको रेगुलेशन अंग्रेजी में कहते हैं वो लाए जाते हैं। ठीक है, और कोई? ठीक है, वंदना जी। जी सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। नियम तो सामान्य तौर पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं जैसे कि ट्रैफिक नियम, और अधिनियम एक संवैधानिक शब्द है। तो कोई जब कानून शक्ल ले लेता है किसी संवैधानिक नियमों की तो अधिनियम बन जाता है। और विनियम उसका पालन कि जब जो अगली पद्धति है, अगली स्टेप है, उसमें जब वो विनियमों का रूप ले लेता है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए रोहित जी। जैसा कि आपने 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा होगा आप सभी ने, कुल 22 भाषाएं उसमें और उसमें एक विदेशी भाषा भी है। शायद उस भाषा के बारे में भी आप जानते हो। और यदि उस विदेशी भाषा को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में तो क्यों किया गया? इस पे क्या तर्क देना चाहेंगे आप? निभा जी, शशिकांत जी बताएंगे क्योंकि निभा जी ऑलरेडी पहले बता चुकी हैं। हम प्रयास करेंगे कि सब लोग का पार्टिसिपेशन। शशिकांत जी बताइए। जी, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं में से एक जो विदेशी भाषा है वो नेपाली है। और नेपाली जो है पश्चिम बंगाल के
एक वृहद क्षेत्र में बोली जाती है, और उसी के कारण शायद उनको 8वें अनुसूची में जोड़ी गई है। जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेपाली भाषा पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और इसके अतिरिक्त भी कई अन्य राज्यों में यह भाषा बोली जाती है। हाँ, संस्कार कुमार जी बोल रहे हैं 24 परगना में, उन्होंने बिल्कुल सही पता ही बता दिया, बहुत अच्छी बात है। 24 परगना जिले में नेपाली भाषा बोली जाती है और यही वजह है कि उसे भारत की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। निभा जी बताइए। नहीं सर, ठीक था, मैं भी वही बोलती। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए रोहित जी। अगला प्रश्न मेरा ये है, जो भी जवाब आ रहे हैं, ये यदि कोई उन जवाबों में कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ रोहित जी बोलिए। देवनागरी जो लिपि है उसको ही हिंदी की मानक लिपि के रूप में क्यों स्वीकार किया गया, अन्य किसी और लिपि को क्यों नहीं? इस पर क्या तर्क देंगे आप? बताइए। संस्कार जी बताइए। सर, ये भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से अधिक 8 से भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो इसको देखते हुए भाषा को और सुलभ और समझने में आसान होता है, इसलिए इस लिपि को अपनाई गई। और वो लिपि की अपेक्षा ये आसानी से सब समझा लिखा पढ़ा जा सकता है, तो इस नागरी लिपि किस लिपि से निकली हुई है? सर संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति लिपि और ब्राह्मणी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली हुई है। उत्तरी लिपि। और कोई बताना चाहेंगे, इसका जवाब देना चाहेंगे? इस प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कृत से आदिकाल से जो संस्कृत भाषा थी, तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत अमित रही है। जी, हाँ अमित जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। सभी के लिए ये सबसे पहली तो बात यह है कि इस तरह के जो प्रश्न है, जो तथ्यात्मक प्रश्न है, जिनके जवाब बहुत ही एब्सोल्यूट हो सकते हैं, उनमें आपको, मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है ना, इस तरह के प्रश्नों से आपको, मतलब इस तरह के शब्दों से आपको अपने जवाब की शुरुआत नहीं करनी। ठीक है, आप जो भी जानते हैं उसको सीधे तौर पे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखें, कि जो भी तथ्य है उसको सीधा रखें। मुझे लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आपको इस तरह के प्रश्नों के जवाब में नहीं बोलना। बताइए। जी। लेकिन सर जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी मैं पूरा डाउटफुल रहता हूँ किसी में, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने अनुमान उस तरीके से कहूंगा, क्योंकि या तो मैं मना करूंगा कि मुझे सर इस बारे में आइडिया नहीं है। जो चीजें आप नहीं जानते हैं उनके बारे में आप मना कर देंगे। देखिए, अनुमान लगाना, देखिए अनुमान इस तरह के प्रश्न में आप अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। जो चीजें लिखी हुई हैं, जिनका इतिहास है, ठीक है, उसे या तो पढ़ के जाने आप, या तो उसे पढ़ के आप जानते हैं और या तो आप नहीं जानते हैं, है ना। सर मैं इसमें इस चीज के साथ परमिशन ले सकता हूं कि मैं सर इसको बताने का प्रयास कर सकता हूं, अगर अनुमति दे तो। ठीक है, अगले प्रश्न, हम एक आध प्रश्न पे इस तरह के आपके उत्तर को देखेंगे। जी मीरा जी बताइए। सर, देवनागरी लिपि जो होती है सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हिंदी के लिए देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। तो अगर देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, तो फिर दुनिया की सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाए। जी सर, ये भी प्रश्न हो सकता है। सर, हम कह सकते हैं कि हिंदी का प्रत्येक उच्चारण जो है उसके लिए एक निश्चित लिपि देवनागरी लिपि में ही मिलता है, और यदि कोई संयुक्त वर्ण है तो उसको भी हम संयुक्त करके देवनागरी लिपि के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
इसलिए यह देवनागरी हिंदी के लिए उपयोग या सटीक लिपि है। सर इसमें ये भी है कि जैसा ऐसा हम लगता लिखते है कि हैं इसका बहुत वैसा सरल बोलते। उत्तर, मुझे लगता है इसका उत्तर बहुत सरल इस तरह से आप लोग दे सकते हैं कि चूंकि हिंदी जो भाषा है उसका उद्भव संस्कृत से हुआ है ना। संस्कृत भाषा से ही कालांतर में हिंदी भाषा बनी है, निकली है। संस्कृत के ही अपभ्रंश रूप से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, और चूंकि संस्कृत भाषा की जो लिपि थी वह देवनागरी थी, इसीलिए कालांतर में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी हो गई। अगला प्रश्न पूछिए रोहित जी। अपने जवाब को आप जितना सरल रखेंगे ना, उतना आपके प्रश्नों के जाल में, मतलब संबंधित प्रश्नों के जाल में फंसने के चांसेस कम रहेंगे। अगला प्रश्न मेरा संवैधानिक प्रावधान से है, जो कि संवैधानिक प्रावधान 348(2) से जुड़ा हुआ है। और 348 में जो उच्च न्यायालयों में जो कार्यवाहियों, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को संबंध के लेकर बात की गई है। लेकिन हिंदी में भी कार्यवाहियाँ हो सकती हैं राष्ट्रपति जी की अनुमति से। तो क्या कोई या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक हिंदी में कार्यवाही हुई है, और यदि हुई है तो किन किन वर्षों में हुई है? यदि ज्ञात हो आप लोगों को तो बताएं। हाँ, प्रश्न ये है कि संविधान के संवैधानिक अनुच्छेद 348 के तहत, 348(2) के तहत अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या अन्य भाषाओं का प्रावधान किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय की कार्यवाहियां हो सके। तो क्या किन्हीं राज्यों में हिंदी में कार्यवाहियां होती हैं तो किन राज्यों में होती हैं, ये प्रश्न है। जी मीना जी। सर राजस्थान या बिहार में हिंदी में कार्यवाहियां होती हैं। राजस्थान या बिहार में, या राजस्थान और बिहार में? राजस्थान और बिहार में। और एक राज्य है उत्तर प्रदेश में, उसका सर मुझे कंफर्म नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है। चार स्टेट है सर इसमें। आप लोग ऐसा करें कि आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग सारे स्टेट्स में उच्च न्यायालय में किन किन भाषाओं में कार्यवाही होती है हिंदी, और हिंदी के अतिरिक्त क्या मद्रास हाई कोर्ट तमिल भाषा में अपने प्रोसीडिंग्स करता है, क्या केरला हाई कोर्ट मलयालम भाषा में प्रोसीडिंग्स करता है, इसकी पूरी एक सूची बनाएं आप लोग। और मंडे, कल शाम तक या परसों तक आप लोग ये सूची अपने अपने स्तर पे जो बनाएंगे आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये आप सभी लोगों के लिए टास्क है। जानकारी के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले 1949 में अनुच्छेद 348, संवैधानिक अनुच्छेद 348 पारित हुआ, और 1949 में ही सर्वप्रथम राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट की जो भाषा है उसमें, राजस्थान हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें हिंदी भाषा के प्रयोग पर 1950 में तो संविधान पारित हुआ है मंजूषा जी, लेकिन 1949 में चूंकि 14 सितंबर को ये संवैधानिक अनुच्छेद जो 343 से लेकर के और 351 है उनको अंगीकृत किया गया था, तो 1949 में ही राजस्थान हाई कोर्ट में 1949 से ही हिंदी में कार्यवाही होने की शुरुआत कर दी गई। ठीक है ना। तो ये एक तथ्य है जो आपके जानने योग्य तथ्य है कि सर्वप्रथम कौन से राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी में कार्य की शुरुआत हुई। तो राजस्थान कब हुई? 1949 में यह कार्यवाही शुरू की गई थी 348(2) के तहत। और आप सब ये जानते ही होंगे कि 348(2) में जो कार्यवाहियां हिंदी में करने की, हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में करने की बात की गई है, उसमें डिक्री, आदेश इत्यादि को बाहर रखा गया है। 3 दस्तावेज है जिसमें डिक्री, आदेश और एक और दस्तावेज मुझे ध्यान। सर डिक्री और आदेश ही है, एक डिक्री की शायद हिंदी नियम कुछ लिखा हुआ है। नहीं, 3 है। निर्णय, डिक्री और आदेश। हाँ, निर्णय, डिक्री और आदेश 3 है, बिल्कुल। निर्णय, डिक्री और आदेश, ये 3 ऐसे दस्तावेज है जिन्हें उससे बाहर रखा गया है। बाहर रखा गया था 348 में,
परंतु बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 जब लाया गया तो उसके अधिनियम, हाँ, उसके धारा 6 में, धारा 6, 7 है। हाँ 7, धारा 7 में निर्णय, डिक्री और आदेश के लिए भी अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया। ठीक है, ये तो, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक अच्छा होमवर्क है कि आप लोग पता करें जो भी रिसोर्सेज आप अपना यूज करके, और एक लिस्ट बनाएं बढ़िया सा कि कौन कौन सा हाईकोर्ट कौन सी भाषा में कार्य करता है। ठीक है, चलिए। सर उत्तर प्रदेश में सर 1969 में हुआ था सर, और मध्य प्रदेश में 1971, और बिहार में 1972, और बाकी सर प्रपोजल अभी है सर, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में तो हिंदी में होता है। यस सर, आप, यस सर। हाँ, आप बाकी सभी राज्यों के हाई कोर्ट जो है वो किस भाषा में कार्य करते हैं उसकी सूची आप बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया संस्कार जी। ये एक बढ़िया आपसे लिख करके पेपर पे और ग्रुप में पोस्ट कर दें सभी की जानकारी। अगला प्रश्न रोहित जी, आप। अगला प्रश्न मेरा राजभाषा नियम की धारा 7 से जुड़ा हुआ है, जिसमें राज्यों के अनुवाद को लेकर के बात की गई है। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों के अनुवाद को लेकर बात की गई है। तो जहाँ तक वर्ष 2019 में घोषणा हुई थी इसके संबंध में, कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनका अनुवाद कुछ अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित होने की बात की गई थी। कौन कौन सी भाषाएं थी जिनमें निर्णयों को अनुवाद प्रकाश करने की बात की गई थी, यदि ज्ञात हो तो? इसमें सर, इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और 1-2 भाषा और है, उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसा। जी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, 4 मैं ये रिकॉल कर पा रहा हूँ, और शायद मराठी भी है। 5 हो गया, एक और है, 6 भाषा है कुल। हाँ बिल्कुल, कुल मिला के 6 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी थी और मराठी है, कन्नड़ है, उड़िया है, तेलुगु है और असमिया है। मलयालम नहीं है। तो कुल 6 भाषाएं। असमिया है जी। बिल्कुल, काफी मतलब सही बताया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा थोड़ा सा व्याकरण से संबंधित है, क्योंकि वो क्षेत्र भी एक ऐसा है जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि शब्द शक्ति के बारे में आपने सुना होगा साहित्य में। शब्द शक्ति क्या होती है? प्रकार बता सके तो भी अच्छा है, उनके भेद भी बता सके तब भी अच्छा है, मतलब जो जानकारी आप दे सकते हैं शब्द शक्ति के बारे में। मंजूषा जी ने हाथ उठाया है, पर मंजूषा जी के अतिरिक्त और यदि कोई बता सके तो। जी सर, शब्द शक्ति के अतिरिक्त ऐश्वर्या जी बताएंगे, जो बोल चुके हैं उनके लिए मौका नहीं है अभी। ऐश्वर्या जी बताइए। महोदय, शब्द शक्ति 3 प्रकार है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा से तात्पर्य है जो किसी शब्द का अर्थ हम सीधे तौर पर हम बताते हैं, तो वो अभिधा है। लक्षणा का तात्पर्य है जो किसी शब्द का प्रयोग हम लाक्षणिक अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, तो जी। और व्यंजना, माफ कीजिए महोदय, मैं उसकी परिभाषा याद नहीं कर पा रही हूँ। जी अमित जी बताइए, व्यंजना क्या है? जी सर, व्यंजना सर, इसमें कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा मैं। जैसे कि शब्द शक्तियों में यह हो सकता है कि राम घोड़े जैसा है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि वो घोड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन मतलब वो तेज दौड़ता है, तो एक तरीके से। और इसमें एक और उदाहरण हो सकता है कि वीर जैसा कुछ होता है सर इसमें, मतलब मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। ठीक है, सुमन जी बताइए। सर, शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। अविधा शब्द शक्ति जो सरल एवं सहज भाव से कहे जाते हैं, जैसे हम उदाहरण दे तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो बस इसका यही अर्थ निकल रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ।
और लक्षणा सर, लक्षणा शब्द शक्ति है जिसमें एक ही शब्द के, एक ही वाक्य के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, तो वो सचमुच के शेर नहीं थे, वो वीर थे, इसीलिए उनको उदाहरण स्वरूप बोला गया कि लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। और सर व्यंजना शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जिसमें एक ही शब्द के कई लोगों के लिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे 10 बज गए, तो 10 बज गए का मतलब सभी के लिए अलग अलग है, किसी का पढ़ने का समय, किसी के ऑफिस के छुट्टी का समय, सर ऐसे। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रोहित जी आपका। अगला प्रश्न मेरा आकर भाषा से संबंधित ठीक है। मंजुषा जी इसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहती हैं। मंजुषा जी बताइए। नहीं सर, मैं बस पूछ रही थी सुमन सरोज जी से कि व्यंग्य किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा, अभिधा या व्यंजना। लक्षणा या व्यंजना? व्यंजना। व्यंजना, व्यंजना। ठीक है, सर बहुत बढ़िया। प्लास्टिक वे में यूज किया जाता है। हाँ, बताइए। अगला प्रश्न रोहित जी आपका। अगला प्रश्न मेरा आकर भाषा को लेके है। आकर भाषा किसे कहते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद बताइए। और हिंदी आकर भाषा है या संस्कृत आकर भाषा है? दोनों में संबंध तो है, लेकिन दोनों में आकर भाषा कौन है ये बताइए। बताइए सुमन जी। सुमन जी नहीं, सुमन जी नहीं, अमन जी बताइए। सुमन जी बता चुके हैं। सर आकर भाषा का अर्थ है जेनेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो संस्कृत जो है वो हिंदी की आकर भाषा है। संस्कृत इज द आकर भाषा ऑफ हिंदी। हिंदी, अच्छा ठीक है। सुमन जी बताइए। हाँ सुमन जी बोलिए। ठीक है। अगला प्रश्न रोहित जी आपका। अगला प्रश्न मेरा सेतु भाषा को लेके है। सेतु भाषा किसे कहते हैं, इसको उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से समझाइए। और एक प्रश्न और मैं जोड़ दे रहा हूं जो पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। आकर भाषा का अनुवाद क्या होगा? बिल्डिंग लैंग्वेज। इंटरलिंगुअल लैंग्वेज। नहीं, सही बोला। मनीषा जी हैं शायद, उन्होंने सही बोला, बिल्डिंग लैंग्वेज होगी। यानी संस्कृत जो है वो हिंदी की बिल्डिंग लैंग्वेज है, ये आकर भाषा है। सही है ये। जो हाँ। नया अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न मेरा सर संपर्क भाषा या सेतु भाषा को लेके था, और इसे उदाहरण देके स्पष्ट करना। जिन लोगों ने नहीं बोला है वे लोग बोले। शशिकांत जी ने तो बोल लिया है। संपर्क भाषा या सेतु भाषा क्या होती है, उदाहरण के साथ में बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत प्रासंगिक प्रश्न और पूछा जा सकने वाला प्रश्न, जिसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, जिसको लेकर के बातें चल रही हैं। विशेषकर जो अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन हो रहे हैं वहां पे संपर्क भाषा को लेकर के आजकल बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, चल रही हैं। कोई नहीं, मीना जी बताइए। सर संपर्क भाषा या सेतु भाषा जोड़ने का काम करती है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी मातृभाषाएं हैं, लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो ऐसे में एक भाषा आपकी आवाज अचानक से म्यूट हो गई मीना से। सर हाँ बोलिए। सेतु भाषा जैसे नाम से ही अभिप्राय समझ आता है, दो लोगों को, दो भाषाओं को जोड़ने वाली। सर हमारे देश में काफी सारी भाषाएं हैं, जिसमें से 22 भाषाएं तो हमारे संविधान की अनुसूची में ही है। तो दक्षिण भारतीय जो पचारणी सभा है उसने भी ये तय किया है कि क्यों न पूरे देश के लिए एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाए
जो कुछ मानकों पर खरे उतरे और उसकी एक ही लिपि हो और एक ही तरीके से, ताकि वो सभी लोगों में सुग्राही हो और समझ में आ सके। ये है सर। अच्छा आपने जवाब दिया अमित जी, पर दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि दक्षिण भारतीय प्रचारणी सभा, क्या इस तरह का की कोई संस्था है दक्षिण भारतीय प्रचारणी सभा के नाम से? एक बार आप इसे देख लीजिएगा, है ना। और दूसरी बात ये कि जो आपने जवाब दिया उस जवाब में अस्पष्टता थोड़ी कम लगी, मतलब ऐसा लगा कि इस जवाब आपका गोल मोल सा जवाब है, मतलब जो चीजें स्पष्ट कहनी चाहिए वो नहीं आ रही है ना। हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आया कि आपने क्या कन्वे किया। तो आपका जो सभी लोगों के लिए ये बात है कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं, जो भी जवाब फ्रेम कर रहे हैं, तो आपकी मतलब जो थॉट क्लियरिटी है ना वो बहुत जरूरी है, कि आप जो कहना चाह रहे हो आपके दिमाग में क्लियर होगा तो आपके शब्दों में क्लियर होगा। ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अलग चीज है। इन्होंने दक्षिण भारतीय प्रचार सभा कहा और इन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करी कि सभी देश के लिए एक ही भाषा हो, इस तरह का कुछ इसके ऊपर। तो ऐसा कोई कार्य अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। हाँ, ऐसा जरूर चल रहा है कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं उसमें से अधिकांशतः भारतीय भाषाओं को देवनागरी में लिखा जाए, इस तरह के एक प्रयास चल रहे हैं, जिसमें कि कन्नड़ भाषा को लेकर के बहुत बड़े स्तर पे भी काम चल रहा है कि कन्नड़ जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी हो जाए। तो लिपि देवनागरी किए जाने की बात चल रही है, उसके लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। और सभी भाषाएं एक ही हो जाए, इस तरह का कोई प्रयास नहीं चल रहा है, और ना ही इसको कोई मानने के लिए तैयार है। ना अभी से नहीं, पिछले 50-60 वर्षों से यही तो इसी बात को लेकर के तो सारे द्वंद्व बचे हुए हैं, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए अपना। सर यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट करूं। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। सर संपर्क भाषा जिसे हम एक वाहन भाषा या व्यापारिक भाषा भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई जापानी नागरिक है और एक मान लीजिए इजराइल का नागरिक है। अब इजराइल में हिब्रू बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है। यदि वो व्यक्ति आपस में संवाद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जापानी व्यक्ति को हिब्रू नहीं आती और जो हिब्रू बोलता है उसको जापानी नहीं आती। तो ऐसे स्थिति में दोनों में संवाद का एक माध्यम हो सकता है, वो है अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा देखा जाए तो दोनों की जो जापानी नागरिक था उसकी मातृभाषा जापानी है और उसकी मातृभाषा हिब्रू है जो अन्य नागरिक है, और अंग्रेजी वहाँ पे संपर्क भाषा की बात मतलब की तरह कार्य कर जाएगी, जिसमें वो अपना संवाद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा या सेतु भाषा या व्यापारिक भाषा की संज्ञा दे सकते हैं, जो कि उन दोनों में से किसी की मातृभाषा भी नहीं है। धन्यवाद। सर ये आंसर हो सकता है, दो अलग भाषी लोग जब संवाद के लिए किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे सेतु भाषा कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोगों को शायद जानकारी हो, मैंने पहले सेशन में कई बार बताया भी है कि IIT मद्रास के द्वारा एक ई टूल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। IIT मद्रास और राजभाषा विभाग ने मिल करके इसे डेवलप किया है, जिसमें किसी भी दो भाषा को बोलने वाले, दो भाषा भाषी लोगों के बीच आपस में ये जो एप्लीकेशन है इसको भाषिणी एप्लीकेशन कहा जाता है। तो ये आपकी भाषा जो है उसका अनुवाद करके दूसरे व्यक्ति को सुनिए। जैसे आप मान लीजिए बंगाली भाषा में बात कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को बंगाली नहीं आती है, वो उसको हिंदी आती है, तो आप जो है बंगाली भाषा में बोलेंगे और सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात हिंदी भाषा में वो अनुवाद करके बोल करके सुनाएगा। ऐसा एक एप्लीकेशन जो है भाषिणी एप्लीकेशन के नाम से डेवलप किया गया है और राजभाषा विभाग ने इसे जारी किया है। तो इसे आप लोग भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और इसे प्रयोग करके देख सकते हैं, क्योंकि ई टूल से संबंधित इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफी है। उसके अतिरिक्त IIT मद्रास ने ही अनुवादिनी नाम से भी एक एप्लीकेशन अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है अनुवाद के लिए, विशेष रूप से तकनीक स्तर के अनुवाद के लिए अनुवादिनी ऐप को लाया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जिस तरीके से प्रौद्योगिकी से संबंधित या मेडिकल से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम है उन सभी को
अलग अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। न कि सिर्फ हिंदी में, बल्कि हिंदी में और अलग अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाए। तो इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं और इसी क्रम में आईआईटीज में अब हिंदी, जैसे आईआईटी कानपुर है, आईआईटी दिल्ली है, वहाँ पे हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाए जाने के लिए विंग खोले जा चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर में बंगाली भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है। आईआईटी मद्रास में आपका तमिल भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। मतलब कुछ अभी पूरा सिलेबस नहीं, उसके कुछ भाग जो है वे स्थानीय मतलब इन भाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं, मातृभाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके लिए अनुवादिनी ऐप का विकास किया गया है, मतलब उसे विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ये सारे ई टूल्स जो है लगातार डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि भाषाओं का जो एक कह सकते हैं कि भाषाओं की जो सीमा है, भाषाओं का जो बंधन है, भाषाओं की वजह से एक कह सकते हैं कि एक बाधा खड़ी हो जाती है, वो टूट सके, खत्म हो सके और विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच में एक बिल्कुल निर्बाध रूप से जो भी कम्युनिकेशन है वो आसानी से हो सके। ठीक है सर, इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है कि कोई एक मानक भाषा बनाई जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, सो आज इस तरह के कुछ प्रश्न थे, कुछ अलग तरह के प्रश्न आज पूछे गए, जो सामान्य तौर पे हम लोग जिन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, जैसे हम लोग हिंदी साहित्य और राजभाषा से रिलेटेड, आज भी हालांकि राजभाषा से संबंधित कुछ प्रश्न थे, लेकिन सामान्य तौर पे हम लोग राजभाषा नियम 7 से संबंधित प्रश्न नहीं पूछते हैं, उसे हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब राजभाषा नियम 5, 6 और 8 पे सीधे जंप कर जाते हैं। तो आज 7 से संबंधित प्रश्न पूछे गए आपसे, 348 2 से संबंधित प्रश्न पूछे गए आपसे। तो अच्छे इस तरह के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े छुपे हुए प्रश्न हैं। तो एक अच्छा आज प्रयास रहा, एक अच्छा अभ्यास आप सभी का हुआ। जिन लोगों ने बोला नहीं और केवल ताली बजा रहे हैं, उन लोगों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। जिन लोगों ने बोला नहीं, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, केवल ताली बजा, हाँ टेकचंद जी देखिए अभी मुस्कुरा रहे हैं कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। खैर, आप लोग प्रयास करें बोलने का, जब भी आपको मौका मिले बोलेंगे तो इंटरव्यू, देखिए साक्षात्कार जब तक आप लेवल 7 लेवल 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेवल 6 के लिए, तब तक तो आपका रिटेन एग्जाम से काम चल जाएगा। पर जैसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट के लिए यदि आप कल को तैयारी करना चाहेंगे, आप उसे पाना चाहेंगे, उसके लिए आप जब अभ्यास करेंगे, हाँ बिल्कुल टेकचंद जी, ऐसा है कि अभी आपको लग रहा है कि सर पहले तो लेवल 6 ही दिलवा दो, फिर उसके बाद लेवल 10 तो बात की बात है, लेकिन तैयारी जो आप करेंगे वो आपके काम हमेशा। ठीक है, और जिन लोगों का इंटरव्यू है उन लोगों के लिए तो खैर आना ही आना है। चलिए, तो हाँ बिल्कुल अमन जी, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे, एक स्पेशल सेशन था, जस्ट एक रिफ्रेशिंग, क्योंकि काफी दिनों से हमारी यूपीएससी के सेशन को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। बाकी हम लोग एसएससी के लिए तो लगातार मिल ही रहे हैं और लगातार सेशन चल ही रहा है। तो यूपीएससी का सेशन आप लोग जारी रखें, सुबह और शाम का जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यूअस जारी रखें। हम लोग बीच में मिलते रहेंगे और इस तरह के कुछ और भी अलग अलग सेशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और जो टास्क मैंने दिया है उच्च न्यायालय वाला, उसे आप लोग करके और कल शाम तक ग्रुप में पोस्ट करें। किसी का कोई प्रश्न ना हो तो मैं सेशन एंड करूंगा।